बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 17वें लेक्चर में हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की कुछ वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमने कभी पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस स्टेट टू फॉर्म द मोनोपॉजिटिव आयन। अब जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो मोनोपॉजिटिव आयन आता है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है तो डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मोनोपॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर थी वो +738 किलो जॉल पर मोल। प्लस साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की वैल्यू चाहिए, और वो है 1450 किलो जॉल पर मोल। ऐसा क्यों है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से मोनोपॉजिटिव आयन जो है इसके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और अब मोनोपॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसको डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करवाने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं। ये बातें आपको पता है, इनिशियली भी आपने पढ़ी हुई हैं। एप्लीकेशंस में हम किसी भी आयोनाइजेशन एनर्जी से एलिमेंट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो एलिमेंट जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि वो एटम्स जो अपना इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव करवा देते हैं बाय एब्जॉर्बिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एटम्स जो थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को अमिट करवा देते हैं, वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट है, और ये यूजुअली पीरियोडिक टेबल में दीज आर मेटल्स जिनकी वैल्यूज़ लो है, स्पेशली फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। ग्रुप भी बनाना है हमने, उसमें मज़ीद देख लेते हैं। फर्स्ट ए एलिमेंट्स जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। फर्स्ट ए एलिमेंट कभी हमने अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, और सेकंड ए एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो एलिमेंट जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं मेटल के तौर पर। जिनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकती। लो आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद उनसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देती हैं पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स मेटल के तौर पर काम करते हैं। और जिनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल्स। और जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट है आयोनाइजेशन एनर्जी की, दीज आर मेटलॉइड्स जिन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन भी आता है और जर्मेनियम भी शामिल है। किसी एटम की स्टेबिलिटी को अगर आपने देखना हो तो वो भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। जो एटम काइनेटिकली स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी ये क्या, अगर हम यहाँ पे मतलब रिएक्टिविटी में ले जाएं तो जो एटम हाईली स्टेबल होते हैं, ये क्लास की डिस्कशन में बातें हमने पढ़ी थी, जो हाईली स्टेबल होते हैं अपने स्ट्रक्चर में वो लीस्ट रिएक्टिव हुआ करते हैं। जो लीस्ट स्टेबल हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में या अपनी हालत में, जो लीस्ट स्टेबल हैं वो हाईली रिएक्टिव हुआ करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हाईली रिएक्टिव होंगी उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जो लीस्ट रिएक्टिव होंगी ज़ाहिर सी बात है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से वो क्या होंगे? लीस्ट रिएक्टिव होंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से हम लो आयोनाइजेशन एनर्जी वालों को मेटल कह देते हैं, हाई एनर्जी वालों को नॉन मेटल्स कह देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी वाले को, इंटरमीडिएट को मेटलॉइड्स जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है। चलें स्टूडेंट, इसी लेक्चर का जो आगे वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर डिफ़ाइन किया जाए, सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड। एटम से स्ट्रक्चर देखते हैं और उसी से कुछ बातें सीखते हैं। सपोज़ करें एक एटम है, सपोज़ करें ए एटम न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसकी देखें तो ये या तो पार्शली फिल्ड है या ये हो सकता है हाफ फिल्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना या देना उसके लिए एक शर्त है
कि वो या तो चीज़ पार्शली फिल्ड होनी चाहिए या हाफ फिल्ड होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने की जो हमारे पास टेंडेंसी थी, जिसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में डिफ़ाइन किया, वो अलग है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड एटम को प्रोवाइड करवाना है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले फ्लोरीन ले लेते हैं। 17 से पहले जो फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 के साथ 1s2 2s2 2p5, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब आप एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम को, आइसोलेटेड एटम को प्रोवाइड करते हैं, जो एटम्स पहले से अवेलेबल हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। जब आप इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो रिपल्शन पैदा होती है। रिपल्शन मतलब उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है वो हमारे पास स्क्रीनिंग जैसा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस अगर बढ़ गई तो जो एटम है वो एनर्जेटिक हो गया, एनर्जी बढ़ गई उसकी। और अगर एनर्जी बढ़ गई, अब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अकॉर्डिंग टू द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए भी, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। और दूसरी बात, जब ये हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ये 2p5 को अगर हम लिखें तो ऐसा है, ये देखें, px py pz, 2px 2py 2pz, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 4 और ये 5। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करवाना है ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए यहाँ, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिपल्शन का सामना होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। सिस्टम अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए और ऑक्टेट को पूरा करवाने के लिए एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी इज़ रेडिएटेड, ये हमने बात पढ़ी है कि एटम को अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए एनर्जी को रेडिएट करना पड़ता है। और जब एनर्जी रेडिएट होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका मतलब जब आप आइसोलेटेड एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों होगी? रिपल्सिव फोर्सेस के बढ़ जाने से एटम जो है उसकी एनर्जी बढ़ गई और एटम को अपने आप को स्टेबल करवाने के लिए एनर्जी रिलीज करना पड़ती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड। लेकिन ये सक्सेसिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम से एनर्जी इन्वायरमेंट में गई। आपके पास अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम एटम पढ़ रहे हैं, सिस्टम से एनर्जी अगर इन्वायरमेंट में जाती है या सराउंडिंग में जाती है, दिस इज़ द एक्सोथर्मिक। और अगर इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम की तरफ जाती है, इट इज़ एंडोथर्मिक। जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी थी, वहाँ एनर्जी सिस्टम को देना पड़ी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से सिस्टम से एनर्जी निकली, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, इंथैल्पी चेंज अगर आप देखें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आगे आपको समझाता हूँ। जो हमारे पास इंथैल्पी है, इट इज़ अ नेगेटिव, इट मीन्स इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो अपने शेल में बैरूनी इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड आयंस में बदल जाएगा और एनर्जी जो है -349 किलोजोल पर मोल। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़, वो क्या है? पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चौथी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पांचवी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दीज आर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़। पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम ऑक्सीजन की देखेंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखेंगे और इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के एटम आइसोलेटेड में इंसर्ट हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी की वैल्यू आई -141 किलोजोल पर मोल। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वैल्यू पॉजिटिव है। ये भी रीज़न समझते हैं। ये सपोज करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। इसको छोड़ दें, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। पी की तरफ आते हैं, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 और ये चौथा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। अब नज़र आ रहा है कि इसका शेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। ठीक है, तो ये हम इसके, ये पहला शेल ऑक्सीजन का और ये दूसरा शेल। दूसरे शेल में
2 और 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए हैं। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, रिएक्शन वही पुराना, एनर्जी जो है सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज करवाने के लिए एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन दूसरी बार जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए इनकी आपस की रिपल्शन पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने अगर ऐड करवाना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो रिपल्शन बढ़ गई, और इस रिपल्शन को ओवरकम करवाने के लिए नया इलेक्ट्रॉन तब आएगा जब आप उसको फोर्सफुली ऐड करवाएंगे, और फोर्सफुली ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इसके पास एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट होने की वजह, सबसे बड़ी वजह, एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज है ये रिस्पॉन्सिबल है बैरूनी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। इसका जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज़ द अफिनिटी, इसके पास ये सलाहियत है कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प कर सके। लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रैस्प करने के लिए एक शर्त भी है कि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए। अगर उसका ऑक्टेट पूरा है या शेल उसका स्टेबल है, वो हमारे पास अगर वो फुली फिल्ड शेल है या हमारे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन तभी एक्सेप्ट होते हैं जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा हो, और दूसरी बात उसका ऑक्टेट पूरा ना हो रहा, उसके सब शेल सेटिस्फाई ना हो रहे हैं, उसके शेल सेटिस्फाई ना हो रहे हैं। तो पहली आमतौर पर जो एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है, इट इज़ नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स दैट यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी टू इंट्रोड्यूस द सेकंड इलेक्ट्रॉन इनटू मोनोनेगेटिव आइन। मोनोनेगेटिव आइन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो ये डाइनेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। और एक और बात कि जो हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं, सक्सेसिव का मतलब पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पाँचवीं, अगर आप उनका सम अप करें, उनका सम अप देखें तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब यहाँ पे एक और बात कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू में एनर्जी खारिज हुई वो 141, लेकिन जो अगले प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल हुई वो 844 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे तो पहला इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी खारिज करता है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए, बिकॉज व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इंट्रोड्यूस्ड देन द रिपल्शन एक्सटेंड्स अनॉर्मसली। तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस रिपल्शन की वजह से नया इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और इसकी अमाउंट इससे काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फैक्टर्स हैं वो पुराने हैं, एटॉमिक रेडियस है, न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक रेडियस देखते हैं। अगर हमारे पास किसी एटम का, ये देखिए साइज बड़ा है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, ये न्यूक्लियस, इसके पास बहुत सारे शील्ड्स आ गए, अब इसकी अट्रैक्शन बहुत कम है, बड़ी थोड़ी अट्रैक्शन है। इसके बरक्स वो एटम जिसके पास रेडियस छोटा है, रेडियस छोटा होने का मतलब उसके पास शेल्स थोड़े हैं, तो इसकी अट्रैक्शन कैसी है, इसकी बैरूनी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत अच्छी है। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। एक और बात, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। रिमेंबर, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो उसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा एनर्जी हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कशिश करना है, और कशिश वो चीज़ ज़्यादा करती है, वो एटम ज़्यादा करता है जिसके पास शेल्स थोड़े होते हैं। शेल्स थोड़े होंगे तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो स्ट्रांगली खींचेगा, स्ट्रांगली खींचेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी कम खारिज होगी, और जितना एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाएगा एनर्जी उतनी ज़्यादा खारिज होगी। नेक्स्ट टू द न्यूक्लियर चार्ज, सेम ये बात आपको बता दी। जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएगा वैलेंस शेल के अंदर। अगर प्रोटॉन नंबर कम, न्यूक्लियर चार्ज कम, तो इलेक्ट्रॉन की इंट्रोडक्शन वैलेंस शेल में कम। लेकिन अगर प्रोटॉन नंबर ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन के एडअप होने के चांसेस भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना स्ट्रांगली खींचेगा, जितना स्ट्रांगली खींचेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और यही जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक हो गया। आगे आ गया शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा शेल्स बढ़ते चले जाएंगे, शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड करवाना है उसके लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी, और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी तो जो एनर्जी है वो भी कम रिलीज़ होगी। क्यों कम रिलीज़ होगी? क्योंकि जहाँ बॉन्ड बनने के चांसेस, यहाँ पे बॉन्ड का मतलब एटम टू एटम नहीं है, यहाँ पे मैं बॉन्ड इस सेंस में समझा रहा हूँ कि जहाँ पे यह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? शील्डिंग इफेक्ट शेल्स की तादाद बढ़ने की वजह से आता है, और जब शेल्स की तादाद बढ़ जाती है न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाती है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगी तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ सकता, एडअप नहीं हो सकता, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब एडअप होने के चांसेस कम हो गए तो एनर्जी भी रिलीज़ कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड उसकी वैल्यू को कम करवा देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट मस्ट बी डिस्कस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। चलें हम डिस्कस करते हैं जी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अलॉन्ग द ग्रुप, हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप जो है, हमारे पास फर्स्ट ए हमारे पास ये है जी। अगर हाइड्रोजन को मैं एलिमिनेट करवा दूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। जो सेकंड ए ग्रुप है हमारे पास, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 या ns1, शुरू से लेकर ns1 गोज़ ऑन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2। अब हम देखते हैं कि जी जो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है वो कौन सा है। ये हम बातें शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड हम ज़रा एंड पे मूव करते हैं। हमारे पास 7th ए ग्रुप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। सबसे आखिर वाला हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। ये हैं जी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए गोज़ ऑन टिल टू द 7th ए, 8th ए, 9th ए एंड टिल टू द एंड ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है? अब गौर से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड करवाना है किसी आइसोलेटेड एटम में, और वो आइसोलेटेड एटम अगर आप यहाँ जो बुक पे एग्जांपल है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। होना ये चाहिए था कि ग्रुप में जब आप नीचे को मूव करते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा, क्लोरीन का साइज़ उससे बड़ा, ब्रोमीन का साइज़ उससे बड़ा, आयोडीन का साइज़ उससे बड़ा। होना ये चाहिए था कि इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द strength to attract the electron toward itself and these electrons are shared pair। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आती है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करना है और इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड एटम में ऐड भी करवाना है। अब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को तो खींचती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्लोरीन के इस आउटर मोस्ट शेल में रिजाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से इसके जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो कॉन्टीन्यूस शीट बना देते हैं। कॉन्टीन्यूस शीट, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे इंसर्ट होना बहुत मुश्किल है। इसकी निस्बत जो क्लोरीन है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, और जब क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होंगे ही। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो इस तमाम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी है, फ्लोरीन क्लोरीन टिल टू द ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन होने अट्रैक्ट होने के बाद रिजाइड भी हो जाता है। जर्नल ट्रेंड में आम तौर पर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है, लेकिन आम तौर पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया जाए, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन रिजाइड किसके अंदर कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिजाइड करने के चांसेस फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन में है। बाकी ट्रेंड सेम है, लेकिन क्लोरीन के रिजाइड करवाने के चांसेस फ्लोरीन से ज़्यादा हैं, क्योंकि फ्लोरीन में जो कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और आने वाला इलेक्ट्रॉन इजीली रिजाइड नहीं हो सकता। इजीली रिजाइड कहाँ होगा? क्लोरीन में। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो ज़्यादा एनर्जी भी कौन खारिज करेगा? क्लोरीन। तो फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की है। बाकी ट्रेंड सेम है, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, गोज ऑन। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो पहले एलिमेंट है उनका ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है। अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड सेम है, जो हम पुराने लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर पीरियड के अंदर ट्रेंड देखें तो पीरियड में ये नज़र आ रहा है कि पीरियड में जो साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन ये बात हमेशा ठीक नहीं साबित होती। आपने देखना है कि पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत मैटर करती है। हमारे पास जो लिथियम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है। मैंने सेकंड पीरियड पूरा ले लिया। सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट फर्स्ट ए का है, ये सेकंड ए का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, फिफ्थ का, ये सिक्स्थ का, ये सेवन्थ का और ये एट्थ का। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर पीरियड लाई करता है और एक पीरियड के अंदर ग्रुप लाई करता है, आपको पता होना चाहिए। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 लास्ट लेक्चर में भी बताया। फिर ये अब मैं छोड़ देता हूँ इसकी 2s2, इसकी 2s2 2p1, इसकी 2s2 2p2, इसकी 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। लेकिन ट्रेंड बिल्कुल उल्ट है। होना ये चाहिए था कि साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। देखें 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगर आप 1s2 2s1 लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड करवाने की सलाहियत है। बेरिलियम के पास अगर देखें 1s2 2s2, ये पूरा हो गया। यहाँ पे 2s2 इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसमें p इन्वॉल्व हो गया। p की स्टेबिलिटी हमने सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी s की, फिर p की, फिर d की, फिर f की। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में है, इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद इसमें p इन्वॉल्व हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है। और जैसे जैसे हम नाइट्रोजन तक जाते हैं 2p3 तक, p की स्टेबिलिटी भी हाफ फील्ड की अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। जिसकी खुद की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन का रिजाइड करवाना मुश्किल है। सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? रिजाइड ही नहीं करेगा, नियॉन में, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है 2s2 2p6। तो सबसे जो कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो सबसे कम किसकी है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? नियॉन की। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसमें से कौन से शेल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं। ये देखें नाइट्रोजन, ये भी स्टेबल है। इसके बाद कम एनर्जी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? इसकी होगी। इसके बाद ये देखें 1s2 2s2, ये भी पूरी तरह एस फिल्ड है, इसकी एनर्जी भी कम होगी। जो खुद में सेटिस्फाइड है उनकी एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से रिजाइड नहीं कर सकता। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखें तो जो कंप्लीटली फिल्ड हैं या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उनकी वैल्यूज़ कम। जो पार्शली फिल्ड है उनकी इलेक्ट्रॉन्स अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हैं, अच्छी हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यू डिफरेंट हैं। अब अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि आपसे ये पूछा जाए कि किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लाइक ये बेरिलियम है आपके पास, ये 2s2, ये भी फुली फिल्ड है,
इसकी और इसकी एनर्जी वेरिएशन में क्या फ़र्क है। चलें फ़िलहाल हम वेरिएशन को छोड़ते हैं, बुक का हिस्सा नहीं है। हम ये देखते हैं कि जब हम बोरॉन की तरफ आते हैं, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दें आप, बी नेगेटिव, और लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 2s1 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दें। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो किसके पास है, देखें जो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है वो कौन सी चीज़ है, गौर से देखिएगा। हमारे पास बेरिलियम का आयन भी है और हमारे पास लिथियम का आयन भी है। बेरिलियम से अगर पहले हम थोड़ा सा मूव कर लें, लिथियम की तरफ मूव कर लें, और चलें बेरिलियम ही ले लेते हैं। हमारे पास बेरिलियम एक नेगेटिव है और एक हमारे पास लिथियम है। लिथियम को जब आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 2s1 से क्या हो जाता है, 2s2। जब बेरिलियम को देते हैं, इसका 1s2 भी पूरा है, 2s2 भी पूरा है, और 2p1 में अब इसके बाद 3 शुरू हो जाएगा, 1s2 2s2, और फिर 2p जो शुरू हुआ उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब आपके ख्याल में ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके आई, इसको जब एक इलेक्ट्रॉन मिला इसने अपना एस पूरा कर लिया, ये ज़्यादा स्टेबल है। इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन ने किसी शेल को पूरा नहीं किया, अगले शेल में चला गया पी में, और पी में तो सेटिस्फिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं। तो स्टेबल ज़्यादा कौन हो गया इलेक्ट्रॉन लेके, बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा स्टेबल हो गया। जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा, ज़्यादा आयोन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उसके पास होगी। तो हालांकि दोनों ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो बेरिलियम की निस्बत ये जो हमारे पास बेरिलियम है इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा किया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के हिसाब से हमारे पास इधर से फोकस कर लेते हैं, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो। बेरिलियम की 1s2 2s2, 4 एटॉमिक नंबर है, 4 पूरे हो गए। अब आप इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओ, जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो p में ऐड होगा और वो बन जाएगा 2p1। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ लिथियम में उसने बना दिया 2s2। अब देखें शेल कौन सा, सब शेल कौन सा कंप्लीट हो गया, ऐसे सब शेल किस में कंप्लीट हुआ, लिथियम में, ये स्टेबल हो गया। और वही एक इलेक्ट्रॉन जो आपने बेरिलियम को दिया वो इलेक्ट्रॉन एस में नहीं जा सकता, पी में जाएगा, लेकिन पी अभी भी आपके पास एम्प्टी है, सिर्फ उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो आपने ऐड करवाया, बाकी 0 0। तो ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। तो लिथियम जो है ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा। जो बेरिलियम है वो भी, यहाँ पे लिथियम भी नेगेटिव चार्ज में, बेरिलियम भी नेगेटिव चार्ज में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिथियम की होगी एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड बहुत डिफरेंट है, ये जस्ट लाइक द आयोनाइजेशन एनर्जी, जिस तरह वो डिफ्रेंशिएट करता है ये भी उसी तरह डिफ्रेंशिएट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्डिंग सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।